नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आरएस मेंस के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, उसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2018 के पेपर की, जिसमें थर्ड पेपर की यूनिट 1 में पॉलिटी और आईआर के जो क्वेश्चन थे 15 वर्ड, 50 वर्ड और 100 वर्ड, उस पर बात करेंगे। पिछली क्लास में 2016 के पेपर हमने सॉल्व किए थे, आज 2018 पे बात कर रहे हैं। देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 15 वर्ड के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी जो स्कीम है पेपर की आप सभी ने देख ली होगी अब तक। उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर कई बार मैंने यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, क्लासेस में बताया है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के पहले अधिवेशन में, वो भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों को प्रस्तुत करता था, उद्देश्यों को प्रस्तुत करता था, और जिस पर सभा को विचार करना था। और वही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, 8 इसमें आर्टिकल्स है या 8 इसके पार्ट कह लीजिए, उन्हें हमें याद करना होता है। और उसका समावेशन भी मैंने इस प्रकार से बताया था कि जो शुरू की 3 जो आर्टिकल्स हैं, सबसे पहला जो आर्टिकल है उसका सबसे पहली जो लाइन है वो कहती है कि भारत जो है वो एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित होगा। दूसरी और तीसरी लाइन बताती है कि भारत का जो निर्माण है उसमें जो प्रांत हैं, देशी रियासतें किस प्रकार शामिल होंगी। चौथा जो आर्टिकल है वो कहता है कि भारत में सभी शक्तियों का स्रोत जो है भारत की जनता होगी। 5वां आर्टिकल में उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख किया गया है। 6ठे आर्टिकल में उसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से वंचित वर्ग के सशक्तिकरण की बात की गई है। और 7वां और 8वां जो आर्टिकल है उसमें उसका अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भारत का जो होगा वो बात की गई है। तो याद होनी चाहिए आपको। इसका जो 5वें नंबर का आर्टिकल है उसमें मैंने बताया कि न्याय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप, समानता का उल्लेख किया गया और स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो स्वतंत्रता के जो संदर्भ है वो दिए गए हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो कि हमारी प्रस्तावना में मिलते हैं। उसके अलावा जो वहां व्यवसाय की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, 3 विषय और जोड़े गए थे जो हमारी प्रस्तावना में नहीं दिए गए, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम व्यवसाय की स्वतंत्रता और संघ निर्माण की स्वतंत्रता को देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आना था तो आपको क्या करना था, उनके क्षेत्र का उल्लेख करना था। कि ये लिख देना था विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, व्यवसाय, संघ और कार्य की स्वतंत्रता। ठीक है, मैं फिर से आग्रह करूंगा कि यहाँ जो पूछा जा रहा है उसका ही आंसर आपको देना है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसमें से फिल्टर कीजिए इन्फॉर्मेशन को। जैसे मैंने कहा, उद्देश्य प्रस्ताव का 8वां आर्टिकल याद है आपको भी, मुझे भी, हमें यह भी पता है किस दिन प्रस्तुत था। ऐसा कुछ भी इस आंसर में नहीं देना था। क्वेश्चन की प्रकृति समझिए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसमें प्रत्याभूत कौन होता है, गारंटीड है ना, इंग्लिश में गारंटीड है, गारंटी दी गई जिसकी स्वतंत्रता के कौन से क्षेत्र थे, तो उनको नाम लिख देने थे हमको वहां पर, है ना, ध्यान रखिए। तो अच्छे नंबर हमको 1.5 नंबर या 2 नंबर हमको पूरे उसमें से मिल जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के मध्य सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। पिछला जो क्वेश्चन था वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ये कंसेप्चुअल था। इसमें सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना है कि 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल का संदर्भ प्रस्तुत करता है। ठीक है, और 356 जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करता है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे लोकप्रिय भाषा में हम लोग राष्ट्रपति शासन का नाम देते हैं। और जो 355 है वो 2 चीजें कहता है। एक तो कहता है कि संघ का कर्तव्य बताता है, संघ का कर्तव्य घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करनी है, राज्य की रक्षा करनी है, किससे, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से। ठीक है, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, है ना। मैं तेजी के साथ पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें समय को कस के पकड़ना है ताकि मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर सके। पूरी बातें मैं बता दे रहा हूं। तो बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से रक्षा करना। और दूसरा जो कर्तव्य, तो ये जो कर्तव्य है ये तो इधर चला गया, राष्ट्रीय आपातकाल वाली जो लाइनें हैं उनसे मैच कर गया। दूसरा कर्तव्य 355 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलना सुनिश्चित करे। ठीक है, संविधान के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना। तो आप खुद देख लीजिए कि 355 सेतु की भूमिका कैसे निभा रहा है। इस आंसर को आप क्या कर सकते थे, डायग्राम का यूज ले सकते थे। जैसे आप इधर तो लिख देते 352, इधर लिख देते 356। ठीक है, और इधर जो है 355 एक ब्रिजिंग सेतु हो गया ये। ठीक है, 355 और 300 यहां पर आप लिख देते कि राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। यहां लिख देते संवैधानिक जो तंत्र की विफलता का संदर्भ हो गया। और 355 में दोनों ही व्यवस्थाएं दी गई है, तो यहां से एक बना देते कि एक कर्तव्य इसका, जो मैंने यहां लिखा है, देखिए ना, ये तो हो गया एक, इसकी डिटेल मैंने दे दी। अब आपको डायग्राम का यूज करना चाहिए, फ्लो चार्ट का यूज करना चाहिए, जहां पर संभव हो वहां यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए संसदीय समितियों का क्वेश्चन आ गया, लोक लेखा समिति के बारे में बताइए, तो एक है उसको हम पॉइंट्स में लिखें, एक है उसको पैराग्राफ में लिखें, एक है उसका फ्लो चार्ट बना दे अच्छा सा। तो ये आपको यूज करना है, इसीलिए पेपर्स की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं बार बार, है ना। ध्यान रखिए कि हम जो आंसर दें वो कैसा हो हमारा, जिसमें देखिए डिटेल तो हम पढ़ ले अच्छे से, लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन करें, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की ज्यादा से ज्यादा। जब प्रेजेंटेशन करें तो वहां पर हम क्या करें, उसका पॉइंट्स बना दें, फ्लो चार्ट, जैसे ये डिटेलिंग मैंने दे दी। अब इस डिटेलिंग की हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आप कोई और अच्छा इसका संदर्भ ले सकते हैं। आप 300 जैसे 352 356 की कोई सर्किल बना सकते हैं और उसको बीच में जोड़ने वाला, जैसे मान लीजिए
इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। यहाँ हमने 352 ले लिया, यहाँ 356 ले लिया, इनको जोड़ने वाला सेतु 355 है, लेकिन यहाँ लाइनें पूरी आ जाए उसकी, और ये लाइनें फिर क्या करें, यहाँ से इसको मैच करा दे और ये इसको मैच करे, तो ये इस तरह से आंसर होना चाहिए था, अच्छे नंबर इसमें हमको मिल जाते, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से। क्या केंद्रीय सतर्कता किसी के भी विरुद्ध प्रकरण का अन्वेषण कर सकता है? तो जब आयोगों की मैं बात करूंगा, इसको हम अलग से संदर्भ लेंगे, इसके लिए हमें इसका जो एक्ट है वो देखना पड़ेगा, और उस एक्ट के माध्यम से ये रखने वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सूचना आयोग को लेकर, सतर्कता आयोग को लेकर, लोकपाल को लेकर, जो नागरिक समाज की संस्थाएं हैं, नागरिक शासन को, नागरिक समाज को सशक्त बनाने वाली, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का निराकरण करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर हमें इनको याद करना पड़ेगा। तो आयोगों का जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ही बता दूं आपको कि ये सरल क्वेश्चन माना जाता है। आयोग में आपको क्या करना है, सिंपल सा, आयोग की संरचना, आयोग के उद्देश्य और आयोग की कार्यप्रणाली, तीन चीजें ध्यान रखनी है हमें। आयोग का जब भी हम अध्ययन करें, चाहे वो चुनाव आयोग का हम अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, चाहे हम मानवाधिकार आयोग का अध्ययन कर रहे हो, चाहे लोक सेवा का, चाहे सतर्कता आयोग का, चाहे सूचना आयोग का, चाहे लोकपाल का हम अध्ययन कर रहे हो, तो आयोग की एक तो संरचना हम रट लें, एक उद्देश्य हम रट लें उसका, और एक उसकी कार्यप्रणाली को रट लीजिए। तो जब हम केंद्र सतर्कता आयोग को देखेंगे आयोगों में, तब हम ये इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से वहां पर देख लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, है ना। मेन बात ये है कि इसको आंसर जो देखिए पेपर सॉल्यूशन कराने का मेरा मकसद केवल इतना सा यहाँ पर है कि आप ये चीजों से परिचित हो जाएं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं अतीत में, किन सेक्शन से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा प्रबल रहती है। क्वेश्चन जब आता है तो हर क्वेश्चन का एक आंसर का टेम्परामेंट अलग प्रकार का होता है। डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए आंसर की, उस डिटेलिंग को प्रेजेंटेशन कैसे करना है। जैसे सतर्कता आयोग का है कि किन के विरुद्ध प्रकरण का अन्वेषण क्या सभी के विरुद्ध कर सकता है, किन के विरुद्ध नहीं कर सकता। तो हम जानते हैं कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के निराकरण करने के लिए सीबीसी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, और जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, जो विभाग है, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, उनके जो ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, या सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनमें स्केल 5 और उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं, इंश्योरेंस की कंपनियों के एक निश्चित सीमा से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, उनके विरुद्ध जो प्रकरण होते हैं उनका अन्वेषण नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, आयोगों का जब भी अध्ययन करें, उसका कंपोजिशन, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी जो फंक्शनिंग है, इन तीनों चीजों को हम याद कर लें। यदि हाल फिलहाल का कोई विवाद उनसे जुड़ा हुआ है, या हाल फिलहाल का कोई विषय उनसे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए, क्योंकि करंट का जो पार्ट है वो भी थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी, लास्ट ईयर के पेपर में करंट क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे, है ना। तो वो थोड़ा सा हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, साल भर का करंट हमें अच्छे से कर लेना होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है ये 2001 का संदर्भ था। कीवर्ड्स हम ध्यान रख लें, 2001 का संदर्भ था, अमेरिका के द्वारा था, है ना, यूएसए के द्वारा, और अफगानिस्तान में संचालित हुआ ये, और तालिबान और अल कायदा के अगेंस्ट था, आतंकवाद के अगेंस्ट था, ठीक है। 2001 में ये किया गया और WTC का संदर्भ था। तो आप इसको बढ़िया तरह से वहां प्रेजेंट कर सकते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया अभियान था, एक सैन्य अभियान था, सैन्य ऑपरेशन था, और जिसमें कई सारे देशों की सेनाओं ने इसमें उसके साथ मिले। 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो किताब है विश्व राजनीति वाली, उसमें उल्लेख मिलता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का, ठीक है। इराकी फ्रीडम 2003 का था, और उससे पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990 का था, वो इराक के संदर्भ में थे। ये अफगानिस्तान के संदर्भ में था, तालिबान और वहां के अलकायदा को का जो आतंक था उसको समाप्त करने से रिलेटेड था, सत्ता परिवर्तन से रिलेटेड था। तो वहां कई वर्षों तक जो है अमेरिकी नेतृत्व में फौजें रही, ठीक है, और वहां आतंक का जो है समापन किया गया, आतंक का खात्मा किया गया। तो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है, अब ये आप समझिए कि लास्ट जो 2016 का पेपर था उसमें मैंने बताया था कि 2016 में पेपर हुआ, 2009 का एक क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का, ये 2001 का ऑपरेशन था, 2018 में पूछा गया। तो आप मेरा निवेदन ये ध्यान रखिएगा कि आईआर में करंट अफेयर एक पार्ट होता है, आईआर का समानार्थक या पर्यायवाची करंट अफेयर नहीं होता है। करंट अफेयर उसका एक अवयव है, पार्ट है। हमें साल भर का करंट अफेयर आईआर का ध्यान होना चाहिए, लेकिन आईआर के ट्रेडिशनल जो मुद्दे हैं, जो एग्जाम के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी की 12th क्लास की किताब, अभी मैं 11th क्लास की किताब मैंने पिछले दिनों पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब कराई है एनसीईआरटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में करा रहा था, उसमें कुछ चैप्टर मैं करा चुका हूं, कुछ चैप्टर अभी बच रहे हैं, वो बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। मैं बीच में देखिए लगभग रोज आपके साथ यूट्यूब पे मिल रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ, इसलिए वो एनसीईआरटी वाला काम रोक रखा है। 12th वाली किताब भी हम मार्च के महीने में 11th वाला कंप्लीट करके 12th वाली किताब भी एनसीईआरटी की, विश्व राजनीति और आजादी के बाद की जो भारतीय राजनीति है, ये दो किताबें 12th की हम करेंगे। वो आपके सभी एग्जाम के लिए, स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूसी नेट और आरएएस और आईएएस के एग्जाम के लिए काम आएगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, वहां से हमको आंसर मिल जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, अन्ना राजा मल्होत्रा, ये करंट का क्वेश्चन था, और उस वर्ष उस समय पर जब पेपर हुआ 2018 का, तो उस समय चर्चित थी, देश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी। ध्यान रख लीजिए, ये जैसे ये प्रश्न आया तो हो सकता है ये मुझे उस समय ध्यान नहीं होगा यदि मैंने करंट नहीं पढ़ा। यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने करंट नहीं पढ़ा था, ठीक है। आज तो सभी गूगल पे हम डालते हैं नाम अन्ना राजा मल्होत्रा, तो लिखा हुआ आ जाता है कि वे देश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर रही, और इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कारों की श्रृंखला में पुरस्कार मिला,
देश में कई सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका रही, कई सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के दौर में इन्होंने कार्य किया। 1951 में जो है ये आईएएस का पदभार ग्रहण किया। तो ये जो है, अब तो हम न्यूज ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस समय क्या ये हमें आता था, तो ये तब आता है जब उस समय की 1-1.5 साल का करंट अफेयर हमने अच्छे से पढ़ा होता। तो एक ये करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन आया था। फिर 50 वर्ड का क्वेश्चन है, देखिए 50 वर्ड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लास्ट मैंने 2016 के पेपर में क्वेश्चन दिखाए थे आपको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 21 जो अधिकार है, तो इसको सबसे लोकप्रिय भाषा के रूप में हम जीवन का अधिकार के रूप में जानते हैं। जीवन का अधिकार है। अब थोड़ा सा आप इसको और परिमार्जित कर लीजिए, तो आप लिखिए गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। ठीक है। फिर इसमें शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो इसकी शब्दावली है, वो निहितार्थ कह रहा है इसके, है ना। निहितार्थ यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन, जो चीजें इसमें मूल भाव के रूप में स्पष्ट हो गई हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हम सब जानते हैं कि 1978 में मेनका गांधी केस के बाद लगातार इस आर्टिकल 21 की व्याख्या जो है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा की गई और जीवन का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में आ गया। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि जीवन को बेहतर बनाने की सभी दशाएं, यानी अच्छा भोजन, अच्छा पेयजल, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हवा। जैसे दिल्ली में प्रदूषण है, बहुत ज्यादा प्रदूषण के कारण हालत खराब हो जाती है, तो वहां प्रदूषण रहित जीवन की प्राप्ति, ये भी अनुच्छेद 21 का पार्ट हो जाएगा। सर्दी में जो लोग हैं वो ठंड से ना मरे, या किसी स्टेट में भूख से मौतें ना हो, ये भी जो है प्रशासन को देखना होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की जाए। जो धूम्रपान है सार्वजनिक स्थलों पर, उसका निषेध किया जाए। सड़क दुर्घटना में कोई घायल होता है तो उसको तुरंत चिकित्सक की सहायता दी जाए। पर्यावरण स्वच्छ प्रकार का रहे। ऐसे विभिन्न प्रकार के केसेस मैंने अतीत में आपको बता रखे। अतीत भी क्या, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल देख लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, उनके वीडियोस आप देख लीजिए और बहुत तेजी के साथ देख लीजिए, 1.5-2 की स्पीड कर लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। 10 मिनट का वीडियो या 20 मिनट का वीडियो 8 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारी नॉलेज की चीजें बता रखे और वो नॉलेज जो कि एग्जाम में काम आएगी। निवेदन है आपसे, ठीक है। तो जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो शाब्दिक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो शाब्दिक है। इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया इसका निहितार्थ हो गया। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया है ना, इसमें आपको कीवर्ड्स का यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स। किसी भी आंसर के कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड का यूज कर लीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अनावश्यक कोई भी बात नहीं लिखनी, आवश्यक सारी बातें लिखने का प्रयास करना है। सारी का मतलब जो शब्द सीमा में आ जाए। तो विधि की समय प्रक्रिया, विधि की यथोचित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। फिर इसमें नैसर्गिक न्याय का नियम लागू है। नैसर्गिक न्याय का नियम। फिर निहितार्थ कह रहा है, मतलब अनुच्छेद 21 ने क्या महत्व बताया है, किन किन चीजों को शामिल कर लिया है। जनहित का संदर्भ दे दिया इसमें, जनहित का संदर्भ, पीआईएल लिख सकते हैं ब्रैकेट में, पीआईएल का आधार बन गया ये जनहित याचिकाओं का। फिर कुछ उदाहरण दे दीजिए आप, जैसे मैंने कुछ केसेस के नाम लिखे, तो केसेस के नाम मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पहले बहुत डाले हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारे बता रखे। अभी मैंने 4-5 नाम लिए, जैसे एमसी मेहतावाद है, विशाखा जजमेंट है, ओल्गा टेलिसवाद है, फ्रांसिस कोरोलीवाद है, पुट्टू स्वामीवाद है, निस्ता का अधिकार को लेकर भी आया जो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो 2-3 केसेस का आप उल्लेख कर दिए, जैसे आपने उदाहरण दे दीजिए इसमें, उदाहरण दे दीजिए, वाद और उसमें निर्णय, एक लाइन में दे दीजिए, बस बात खत्म। बेहतरीन आंसर हो जाएगा हमारा। यदि 3.5-4 नंबर हाईएस्ट नंबर होते हैं 5 में से पॉलिटी के क्वेश्चन चेक करते समय, तो हमको मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचकीय प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए। अब राष्ट्रपति की निर्वाचकीय प्रक्रिया कौन सी है, अनुच्छेद 55 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये उसकी एक निर्वाचक प्रक्रिया है। तो इसमें जो है वो हमें कुछ कमियों का वहां विवरण देना था। ठीक है, अब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में क्या कमियां हैं, ये प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। जटिल है ना, जरा सोच के देखिए, आपने प्री में पढ़ा होगा, पूरी समझ में आई क्या प्रक्रिया? नहीं आई, हमने रटा। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, तो रटनी पड़ती है, समझ नहीं आती है ना। क्लास में 1 घंटा 1.5 घंटे में समझाते हैं, एक निश्चित सीमा तक समझ में आती है, उसके बाद नहीं समझ में आती। तो या तो उम्मीदवार हो हम, या मतदाता हो, या चुनाव आयोग के अधिकारी हूं, तब तो हमें समझ में आए। अब हमें अभ्यर्थी, तो अभी हमें इतनी समझ में नहीं आती। हाँ, हमें बस ये एक खुशफहमी रहती है कि हमने राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया पूरी समझ ली। ऐसा नहीं है, जब तक हमारे सामने मतपत्र ना हो, जब तक कैलकुलेशन पूरी ना हो, तो एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। तो मैं वही बता रहा हूं कि निर्वाचन प्रक्रिया कमी क्या होगी, जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, गणितीय मापन पर आधारित है। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया में फिर इसमें जो सांसदों और विधायकों दोनों के मत लिए जाते हैं, तो दोहराव है, मतों का दोहराव है, मतों का दोहराव है ना। विधायक भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सांसद भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सांसद के वोट भी ले लेंगे, विधायक के वोट। तर्क जब पक्ष में लिखते हैं, हम कहते हैं कि राष्ट्रपति संघ का भी प्रतिनिधि है, राज्यों का भी प्रतिनिधि है, इसलिए सांसद के वोट भी लेगा, विधायक के वोट भी लेगा। लेकिन अंततः तो सांसद भी, जैसे राजस्थान से 25 सांसद लोकसभा के हैं और 2 सांसद जो है 200 विधायक जो है विधानसभा के हैं। ठीक है,
तो राजस्थान के जो 200 विधायक हैं वो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25 सांसद भी पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सांसद के वोट ले लीजिए, विधायक के वोट ले लीजिए, लेकिन दोनों के वोट लिए जा रहे हैं। तर्क पक्ष में अलग दिया जा रहा है, लेकिन उसी को हमने विपक्ष में लेना है क्या कि भाई मतों का जो दोहराव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है इसकी, ठीक है। फिर अब जो है अगर वर्तमान में इसका संदर्भ देखें तो वर्तमान में चूंकि प्रस्तावक और जो अनुमोदक है उनकी संख्या इतनी बढ़ गई, 50-50 हो गए, निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए, कि अब जो मूल पद्धति है वो तो काम ही नहीं आती, ठीक है। मतों के हस्तांतरण की जो स्थिति है उसका अब कोई संदर्भ ही नहीं आ पाता है। इसलिए सुभाष काश्यप जी ने लिखा कि हम अब जो प्रणाली वास्तव में अपनाते हैं वो वैकल्पिक मत प्रणाली है। नाम तो एकल संक्रमण नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वैकल्पिक मत प्रणाली के रूप में काम आती है। तो मतों का हस्तांतरण जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाता है, ये क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ निर्वाचन प्रक्रिया की उसकी कमियां दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, जमानत राशि से काफी कम है, 15,000 रुपए, बदलती हुई परिदृश्य के अनुसार बढ़ाई जा सकती है इसको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें संदर्भ देती है एक निर्वाचन प्रक्रिया में। हालांकि ये लिखना थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि वैसे क्या होता है, देखिए चलिए मैं जिक्र ना करूं, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप जैसे मैं बोलूंगा तो फिर उसी चीज को आप लिख देंगे जिसको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें होता यह है कि राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रतिनिधि है, इसलिए होना तो चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो कैंडिडेट हो वो दलीय व्यवस्थाओं से बिल्कुल बाहर होने चाहिए, ठीक है। और यही माना भी जाता है, इसलिए उनपे विप लागू नहीं होते, दल बदल के नियम लागू नहीं होते, सांसद विधायक जो मतदान करते हैं। हम देखते हैं पिछले कुछ समय से लगातार हमने देखा, कई वर्षों से पहले भी देखा गया कि जो है फला पार्टी जो है वो एक उम्मीदवार का समर्थन करती है, दूसरी पार्टी एक उम्मीदवार का समर्थन करती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है हमने देखा कई बार वो जो दलीय जो प्रकृति है, लोकतंत्र का एक गुण है दलीय प्रकृति, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति देश के प्रतिनिधि है, संवैधानिक प्रधान है राज्य के, ठीक है, भारत के। तो वहां भी दलबंदी का जो प्रभाव, दलीय जो प्रणाली का जो दुष्प्रभाव है वो दिखाई देता है, एक प्रकार का दलों में विभाजन की स्थिति, कई बार जो है उन दलों की जो विचारधारा है उनका प्रभाव, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं तो बहुत माइल्ड तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, उदार तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की कमियों का संदर्भ है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान की राजनीतिक जनांकीकी का। भाई देखिए क्या है ना, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ये ध्यान रखिए कि पेपर चेक ये सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड में जो चेक करेंगे उनके अपने मूल्य होंगे, उनके अपने विचार होते हैं, आरपीएससी के नॉर्म्स के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। ये तो तय बात है ना, आरपीएससी का जो नॉर्म्स होता है, आरपीएससी के जो मापदंड होते हैं उसी का पालन करेंगे। लेकिन फिर भी जो चेक करता है व्यक्ति उसका अपना एक, उसका भी एक मत होता है ना, हम सब्जेक्टिव मेथड में हमेशा मानते हैं। हालांकि चेक सिस्टम इतना मजबूत है कि वो कई लेयर पे हो सकता है चेक होती हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम ये जाने कि कोई भी बात हम जब लिखें उसमें पर्टिकुलर किसी एक दल की हमने कोई निंदा कर दी, या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की, या पर्टिकुलर किसी एक प्रणाली की, तो वो नहीं, हमारे आंसर में संतुलन दिखना चाहिए। वैसे ही प्रशासक क्या होता है, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ निष्पक्ष होता है। प्रशासक जो होता है उसे हर विचारधारा के साथ ढलना है, उसे हर प्रकार की दलीय प्रणाली के साथ काम करना है। तो हमारा आंसर में वो चीज दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे आंसर में ना, कि हम एक पक्षीय निंदा ना करें किसी चीज की, जो आंसर दे उसमें एक बैलेंस का समावेश होना चाहिए, ताकि यदि उसी को गुण में अगर परिवर्तित करना हो तो फिर गुण के रूप में भी हम उसको बता सकें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, राजस्थान की राजनीतिक जनांकीकी जो है इसमें दी गई है। अच्छा सॉरी ये मैंने चर्चा नहीं की, राजस्थान राजनीतिक जनांकीकी। देखिए जनांकीकी जो होता है ना, जनांकीकी है घटक, विशेषता, जनसंख्या की विशेषता। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में जब जनांकीकी हम पढ़ते हैं टॉपिक, तो क्या करते हैं, जनगणना के जो घटक तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं। जनगणना के घटक तत्व में क्या करते हैं, जैसे साक्षरता है, लिंगानुपात है, ग्रामीण शहरी जनसंख्या है, स्त्री पुरुष जनसंख्या है, अनुपात है, ये हम पढ़ते हैं, घनत्व वगैरह, ठीक है। यानी जनसंख्या के घटक तत्व, जनसंख्या का नेचर हम लोग देखते हैं। यहाँ राजनीतिक जनांकीकी का मतलब है कि राजस्थान का राजनीतिक इतिहास किस प्रकार का रहा, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि यहाँ की दलीय प्रणाली किस प्रकार की रही है, ठीक है, दलीय प्रणाली, यहाँ उम्मीदवारी किस प्रकार की रही है, यहाँ सामाजिक फैक्टर कौन कौन से रहे हैं। तो ये राजस्थान की राजनीति पर तो मैं अलग से क्लास लूंगा, एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे ले लेंगे। एप्लीकेशन में हमारे कोर्स में आएगी वो क्लास, यूट्यूब पे भी उसका समावेशन कर सकता हूँ, एक आध घंटे का क्लास का उसका। तो दलीय प्रणाली है, उम्मीदवारी है, ठीक है, उसका सामाजिक फैक्टर है, कुछ इसमें डेटा, हमें कुछ आंकड़ों की भी जरूरत होती है इसमें, आंकड़े भी, ठीक है। जैसे एक दलीय प्रभुत्व कब रहा, एक दलीय प्रधानता कब रही, ठीक है, बहुदलीय तो रही नहीं राजस्थान में, फिर द्विदलीयता की स्थिति कब से शुरू हुई। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से हमें आंसर को फ्रेम करना होगा राजस्थान की। तो लास्ट वाले 2016 में भी देखा था हमने कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है 2016 वाले पेपर में भी पूछा गया था, और उसमें जातियों के राजनीतिकरण की परिघटना पूछी गई थी। इसमें पूछा गया राजस्थान की राजनीतिक जनांकीकी। तो कुछ इस प्रकार से हमें उसका आंसर यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है। ये फैक्टर्स जो है उसमें शामिल होंगे। नेतृत्व का संदर्भ हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ये सारे फैक्टर्स उसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। आइए, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पहलों पर भारत के रुख का विवेचन कीजिए। क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आ रहा है जरूर, 2016 में भी आया, 18 में भी आया। तो भारत का रुख एक तो है पूरे विश्व में चल रहा है, अब भारत ने क्या क्या काम किए, तो भारत का लगातार जो इंटरनेशनल मिशन है वो आप देख लीजिए। तो इसमें आप ये देख सकते हैं संस्थानों में जो भागीदारी है,
तो रटना पड़ेगा, है ना। संस्थानों में हमारी भागीदारी, कोई अभिसमयों में हम हमारा रोल, अभिसमयों में कन्वेंशन जो होती है उसमें हमारी भूमिका, ठीक है। कुछ पहले हैं जैसे सौर ऊर्जा पहले, सोलर एनर्जी, ठीक है ना, या हाइड्रोजन मिशन हो गए, कोई ग्रीन एनर्जी मिशन हो गए, ठीक है। कोई हमने भारत सरकार ने कोई योजनाएं इस प्रकार की प्रस्तुत की हैं, तो वो जो योजनाएं वगैरह आप पढ़ते हैं वो अगर ढंग से पढ़ी होंगी तो 2018 में जब क्वेश्चन आया तो वहां एक मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि संस्थाओं में हमारी भागीदारी वो हम देख लें, जैसे कोप के सम्मेलन वगैरह हैं उसमें हमारी भागीदारी होती है, ठीक है ना। कोप के सम्मेलन है या अंकटाड है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सॉरी यूएनएफसीसीसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी बात होती है, जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ठीक है, तो उसमें हमारी क्या भागीदारी है। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो आईपीसीसी है उसके अंतर्गत हमारी क्या भागीदारी है, ठीक है। अभी समय जो होते हैं इसके कन्वेंशन जो होते हैं, जैसे एग्रीमेंट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसमें क्या भूमिका हमारी रही, ठीक है, 2015 का जो था उसमें क्या महत्वपूर्ण भागीदारी रही। सौर ऊर्जा को लेकर फ्रांस और भारत का एक जॉइंट वेंचर हुआ जो काफी अधिक चर्चित है लगातार, ठीक। तो ऐसे कुछ यहाँ संदर्भ हमें देने होंगे। तो पहली शर्त है डिटेलिंग हमारे पास हो, हम प्रचंड तभी कर पाएंगे जब हमारे पास मटेरियल उपलब्ध होगा, मटेरियल होगा तो हम लिख पाएंगे। और लिखना इस प्रकार से है कि चीजें महत्वपूर्ण आ जाए और उसमें अनावश्यक चीजों का समावेशन ना हो, कीवर्ड्स उसके समाहित हो जाए। इसलिए मैं कीवर्ड बना रहा हूं कि इसमें ये चीज आ जाए, संस्थाएं आ जाए, अभी समय आ जाए, और कुछ पहले जो भारत सरकार के द्वारा की गई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर जो जलवायु परिवर्तन की उसमें भारत के रुख किया। हालांकि देखिए रुख का है इंग्लिश में इनिशिएटिव, रुख वैसे रुझान होता है कि भारत का रुझान क्या रहा, भारत ने उसमें क्या योगदान दिया। तो हालांकि हिंदी से थोड़ा अलग मीनिंग इसका निकलता है, लेकिन इंग्लिश हम यहाँ वर्जन मान्य करें तो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव हमारी पहल होती है ना, इनिशिएटिव का शाब्दिक अर्थ है पहल। रुख जो होता है वो आपके दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर देगा, आपके रुझान को अभिव्यक्त कर देगा, है ना। तो आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बताइए कि हमने क्या क्या पहल की है, तो थोड़ा इंग्लिश भी देख लीजिए, बेहतर रहेगा। फिर बढ़ते हैं भैया दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत चीन संबंधों के संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को। तो दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि आसियान और हिंद प्रशांत, ठीक है। अब ये जो आसियान है भारत का ये, अच्छा फिर इसमें मैं पहले कीवर्ड दे रहा हूं कि इन कीवर्ड्स के आधार पर आंसर बन सकता है, ठीक है। एक्ट ईस्ट हो गया हमारा, चाइना का संदर्भ यहाँ आरसीईपी से हो गया, रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसके साथ हो गया, ठीक है। साउथ चाइना सी का संदर्भ है यहाँ पर, दक्षिण चीन सागर का, ठीक है। यहाँ सामुद्रिक कूटनीति का संदर्भ है। इस एरिया के लिए जो आंसर हम तैयार करेंगे उसमें इन पक्षों का समावेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ विद्यार्थियों को कठिन लग सकता है क्योंकि पढ़ा नहीं होगा, जब आईआर पढ़ेंगे सरल लगेगा, चुटकी में सॉल्व होंगे कि अच्छा ये इस प्रकार की चीजें फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। आईआर तो ऐसे बहुत सरल है, मैं आपको पहले बता दूं आईआर जो है सरल है, आरएस के एग्जाम के लिए काफी सरल है आईआर, ठीक है, क्योंकि 20 से 24 नंबर का ही आता है, 75 नंबर में से 51 से 54 नंबर तो जो है पॉलिटी आता है और 21 से 24 नंबर का आईआर आता है। लेकिन महत्वपूर्ण तो है, सरल है तो भी महत्वपूर्ण है, कठिन इसलिए आता है कि बहुत सारे व्यापक परिदृश्य का इसमें समावेशन हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं तैयार कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन खुद भी सेल्फ अभी पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह पढ़ते रहिए, मैं तैयार कराऊंगा निश्चित रूप से। और क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं इसके प्रीवियस ईयर्स में आरपीएससी के द्वारा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है चीन का तो ये इनकी सीमाएं लगती है, भारत का ये थोड़ा सा हम कहते हैं कि पड़ोस प्रथम से थोड़ा सा आगे जाकर हमारा विस्तारित पड़ोस है, एक्सटेंसिव नेबरहुड कहलाता है ये, ठीक है। और 90 के दशक से हमने लुक ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद एक्ट ईस्ट की पॉलिसी 2014 से हमने अपना ली है, ठीक है। तो यहाँ जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत चीन संबंध, तो भारत और चीन दोनों की यहाँ प्रतिस्पर्धा भी भागीदारी भी है आसियान के संदर्भ में, ठीक है। ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका भू राजनीतिक परिदृश्य है, ये शब्द जरूर लिखिए यहाँ पर, भू राजनीतिक दृष्टिकोण और भू सामरिक, ये क्या होते हैं। मैंने आपसे वायदा किया है कि इसको लेकर मैं अलग से जो टर्म्स हैं आईआर की उन पर मैं एक चर्चा करूंगा क्लास में, टर्म्स पर, कि उन टर्म्स के मतलब समझना आप एक एक दो लाइन में, ताकि वक्त आने पर उनका उपयोग कर सके। जैसे मुझे ध्यान आ गया ना तो मैंने उपयोग कर लिया इसका। तो भू राजनीतिक और भू सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र संवेदनशील है। फिर खनिज है, जैसे यहाँ पर खनन है, ठीक है, तेल है, गैस है, जैसे वियतनाम वगैरह के साथ, ठीक है। तो यहाँ जो है भारत और चीन दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण रहा है ये एरिया, इसलिए इस एरिया को लेकर जो है भारत चीन संबंध जो है उसमें कोशिश ये रहती है कि दोनों अपने अपने स्तर पर इस क्षेत्र में अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि करते रहे। अब आप ये देखिए कि अमेरिका का जो दृष्टिकोण है, अमेरिका इस क्षेत्र में, अमेरिका भी अपने प्रभाव को विस्तारित करना चाहता है। एक्चुअली शीत युद्ध के दिनों से जब आप सुनेंगे मुझसे शीत युद्ध के बारे में या पढ़ेंगे भी, 12th क्लास वाली किताब पढ़िए विश्रांति, तो शीत युद्ध के दिनों से अमेरिका की रुचि क्षेत्र में बहुत ज्यादा रही है। और चीन की भू राजनीतिक स्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया से बिल्कुल पड़ोस का है। दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा क्षेत्र है, मैंने पिछले बताया था आपको, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ठीक है, तो और ब्रुनेई, ये जो 10 राष्ट्र हैं आसियान के जो मेंबर हैं, चीन का भू राजनीतिक पड़ोस है ये। भारत के लिए भू राजनीतिक भू सामरिक दोनों महत्वपूर्ण हो गया। तो इस वजह से इस क्षेत्र में, अच्छा अमेरिका की रुचि इस क्षेत्र में अपने प्राधान्य के कारण है, प्रभुता के कारण है,
67 में जो है आसियान का गठन करवाया था, बाद में उसका विस्तार होता रहा 1999 तक। तो इस क्षेत्र में अमेरिका सदैव और सदैव ये चाहता है कि उसका प्रभाव बढ़ा रहे, सामुद्रिक व्यापार वहां होता रहे बढ़िया तरह से, वहां के उन राष्ट्रों पर उसकी निगरानी रह सके, उन पे उसका नियंत्रण रह सके, और अमेरिका जो दबदबा है वो इस क्षेत्र में कायम रह सके। अब इस संबंध में उसे क्या करना है कि भारत और चीन के संबंधों में भारत का चूंकि उसके साथ बड़ा अच्छा संबंध इस समय स्टैब्लिश हुआ है, खासकर शीत युद्धोत्तर जो काल है 91 के बाद से इस क्षेत्र में, तो उसने क्या करा है कि भारत को चाइना को प्रति संतुलित करने के लिए भारत को महत्व देना उसने शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द शक्ति संतुलन का आ गया, उसने प्रति संतुलित करना शुरू किया है। चाइना ने इस क्षेत्र में अमेरिका ने चाइना को प्रति संतुलित काउंटर बैलेंस करना शुरू किया। तो भारत की भागीदारी मलाबार सैन्य अभ्यास, फाड़ में भागीदारी, ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है वो जैसे अच्छा भारत क्या करता है इस संदर्भ में, भारत के साथ जो आसियान के संदर्भ, जैसे अमेरिका ने पिवट एशिया पॉलिसी घोषित की थी बहुत वर्षों पहले, एशिया धुरी नीति जिसको बोला, तो उसके केंद्र में उसने भारत को रखा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी बढ़ाता है। तो ये इस प्रकार से ये आंसर हमारा यहाँ तैयार होना चाहिए था। ठीक है, अभी तो देखिए क्या है ना, तो ये इस तरह से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार पढ़ेंगे जब आप चीजों को, तब इन चीजों को थोड़ा सा समझ पाएंगे ज्यादा, है ना। हो सकता है मैं यहाँ पूरा का पूरा वर्णन लिख दूं, जब मैं इतनी बातें जानता हूँ तो आप समझ सकते हैं इसका विवरण लिखना बहुत आसान है, लेकिन बात ये नहीं, उस विवरण को आपको रट के इसलिए मजे नहीं आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो अब रिपीट होगा नहीं। देखिए सीधी सी बात है, तो नए क्वेश्चन बनेंगे, तो वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मैं यहाँ लिख दूं, उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस क्वेश्चन में किन किन बिंदुओं का समावेशन होना चाहिए था, उनको हम ध्यान रख लें, ताकि आगामी दिनों में जब मैं क्लासेस में इनकी बात करूं तो इन बिंदुओं को सीखने में आपकी रुचि रहे, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इन बिंदुओं का, इन कीवर्ड्स का यूज हो सके, तो हमारा आंसर बहुत अच्छा वहां सेट बैठ सकेगा। ठीक है, आइए अब है 100 वर्ड के 4 क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में न्याय के विविध निहितार्थ, न्याय के 3 निहितार्थ हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना, ये तो सभी जानते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। इस पे कई सारे वीडियोस बना रखे हैं और बना दूंगा। यहाँ मूल बात भाग 3 और भाग 4 को लेकर हमें करनी है। ठीक है, मैं बोल देता हूं केवल ये देखिए, समझिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सरकार जो है वो नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लागू करना चाहती है, न्यायपालिका उसे मूल अधिकारों के माध्यम से सुनिश्चित होते हुए देखना चाहती है। मूल अधिकार गारंटी शुदा दस्तावेज है, नीति निदेशक तत्व जो है उनके साथ गारंटी नहीं जुड़ी, वाद योग्य नहीं है, ये उसका एक बेसिक फीचर है। तो अब ये हमें बताना था, सबसे पहले निहितार्थों को स्पष्ट करना था। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन तो ये बन गया और दूसरा यहां से बन रहा है, इस प्रकार उनको सुनिश्चित किया गया है मूल अधिकार। अब इसमें क्या करना था हमें, संसद बनाम न्यायपालिका का संदर्भ यहां नहीं पूछा गया, तो उसे हमें डाउन रखना था। यहाँ पर संसद बनाम न्यायपालिका का जो संघर्ष है वो यहां नहीं पूछा, उसे हमें डाउन रखना है। हमें बताना है कि न्याय के 3 विविध निहितार्थ फंडामेंटल राइट्स और राज्य की नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से किस प्रकार सुनिश्चित किया। जैसे उदाहरण देता हूं मैं इसमें, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 का संदर्भ दे दीजिए। राज्य भेदभाव नहीं होने देगा, ना भेदभाव करेगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर। राज्य सकारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था करेगा, संरक्षण मूलक विभेद की व्यवस्था करेगा, आरक्षण के प्रावधान प्रस्तुत करेगा। 77वां संशोधन, 81वां संशोधन, 82वां संशोधन, 85वां संशोधन, 103वां संशोधन, पहला संशोधन, इनके माध्यम से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 46 में लिखा गया, राज्य समाज के दुर्बल वर्गों, जो कमजोर वर्ग हैं, और अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, उनके शैक्षणिक और आर्थिक प्रकार के जो हित हैं उनकी उन्नति करने के प्रावधान करेगा। आर्टिकल 15 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के वर्गों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए, उनकी उन्नति के लिए स्टेट जो है विशेष प्रकार के उपाय कर सकेगा। तो इसका मतलब सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई। राजनीतिक न्याय की हम बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का संदर्भ आर्टिकल 40 के अंतर्गत आ गया। आर्थिक न्याय की बात करें तो जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी करना, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करेंगे, गरिमापूर्ण वातावरण में जो है विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मनुष्य को, ये मैंने आर्टिकल 39 की बात की, आर्टिकल 23 में मनुष्य को ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो उसके लिए शोषण के रूप में प्रकट होता हो, ताकि उसकी आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय उसके लिए सुनिश्चित हो सके, राजनीतिक न्याय उसको प्राप्त हो सके। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार दे दिया, नागरिक स्वतंत्रताएं दे दी जो सीधे सीधे राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगी। राजनीतिक न्याय का मतलब है आपकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला सूत्र। तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप चाहे तो राजनीतिक दल बना लीजिए, आप चाहे तो किसी संगठन को बना लीजिए, आपको जो है आपकी मतदान की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के आपको क्या करना था, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक में देखना था कि कहां से चीजें मिल सकेंगी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक बहुत अच्छे से इसको फ्रेम हमें करना था, आर्टिकल्स को लेना था, उनकी लैंग्वेज लिखते हुए उनका विश्लेषण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यहां उसने पूछा है मूल अधिकार राज्य की नीति निदेशक तत्वों द्वारा कैसे सुनिश्चित किया गया। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संसद और उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता के संघर्ष के संरचनात्मक और परिचालनात्मक पहलुओं का विवेचन कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को तो हो सकता है भाषा समझ में ना आई हो। भाषा इतनी शानदार लिखी है,
दो चीजें, संसद और उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता का संघर्ष, इसे संसदीय सर्वोच्चता बनाम संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता कहा जाता है। भारत में हमने शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन को अपनाया है। दोनों ही जो अंग है, चाहे वो संसद है और चाहे न्यायपालिका है, दोनों के मध्य संतुलन को हमने अपनाया है। संसद कानूनों का निर्माण करती है, संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है, संसद उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। वहीं न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और सरकार पर एक निगरानी का काम करती है, संविधान का संरक्षण, संविधान की व्याख्या और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करती है, नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के रूप में काम करती है न्यायपालिका। तो दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के मध्य जो है संघर्ष 1951 से देखा गया। कुछ केसेस का ध्यान रख लीजिए, ठीक है। एक गोपालन का केस था, शंकर प्रसाद का केस था, ठीक है, कामेश्वर सिंह का केस था, बेला बनर्जी का केस था, सज्जन सिंह का केस था, गोलकनाथ का केस था, केशवानंद भारती केस था, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस था, ठीक है ना, वामन राव का केस था, और भी वर्तमान के बहुत सारे केस, एसआर बोम्बे केस है, यहू तो हुलोहान का केस है, ठीक है। आधार की जब अनिवार्यता की जांच हो रही थी तो पुट्टुस्वामी वाद है, निस्ता का मामला जो आ गया उसमें, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस का संदर्भ है। अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर संसद सरकार ने काम किया, संसद ने उसे कानून बनाया, न्यायपालिका में उस कानून के परीक्षण के लिए वो चला गया, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनपे संसद, फिर राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां, 25वां, 42वां संशोधन, ठीक है, 44वां संशोधन, बहुत सारे संशोधन चर्चित है। 9वीं अनुसूची का संदर्भ दे दीजिए। तो परिचालनात्मक पहलू तो बहुत सारे, संरचनात्मक पहलू जो है, संरचनात्मक पहलू का मतलब ये होता है कि उनकी संरचना, जैसे न्यायपालिका की संरचना को लेकर संसद ने सरकार के माध्यम से, भाई काम तो सरकार ही करती है संसद के भीतर भी महत्वपूर्ण रूप से, कोई सत्तारूढ़ दल होता है, तो सरकार ने संसद के माध्यम से 99वें संविधान संशोधन पारित किया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया। तो कॉलेजियम प्रणाली को लेकर विवाद, तो वो एक संरचनात्मक विवाद हो गया, कॉलेजियम प्रणाली, इधर कॉलेजियम बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का संदर्भ आ गया, ठीक है। दल बदल के आधार पर सांसदों को अयोग्य घोषित करना, ये संरचना जो है वो दी गई सदन के सभापति अध्यक्ष, लेकिन न्यायपालिका उसमें अपना हस्तक्षेप करता है, न्यायपालिका जो है उसमें अपना जो है वहां निर्णय देता है। केवतो हुलान के केस में 10वें अनुसूची के नियम को अवैध घोषित कर देता है, ठीक है, पैरा नंबर 7 को अवैध घोषित कर देता है। तो बहुत सारे मुद्दे थे, पढ़ रहे होंगे यदि आप केसेस का जिक्र और संशोधनों का जिक्र यदि पढ़ रहे हैं, मटेरियल आपके पास है तो 100 शब्द तो लिखने हैं, 12-15 लाइन तो लिखनी है भाई, ठीक है। ये देखिए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उधर 10 और लाइन होंगी तो 15-16 लाइनें हैं केवल। 100 शब्द लिखने कितने से होते हैं? 100 शब्द बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहली शर्त है भैया, मटेरियल इकट्ठा कीजिए। अभी मटेरियल इकट्ठा करने का टाइम है, जहां जहां भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हैं किसी में, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, तो जो मटेरियल दिया जा रहा है जहां से भी एक बार मटेरियल को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करते 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 उसको पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, बाद में फिल्टर होने लग जाएगा। तो अभी पहले मटेरियल इकट्ठा कीजिए। अभी फरवरी का महीना चल रहा है ये तो, और जून में एग्जाम है, तो मार्च और अप्रैल 15 तक, 15 अप्रैल तक, मतलब 1.5 महीना मटेरियल इकट्ठा कीजिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ना। ये मेरा कहना मान लीजिए प्लीज, 1.5 महीने ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कीजिए पढ़ते हुए। मटेरियल इकट्ठा करने वाला नहीं कि वहां से मंगा लिया, वहां से पीडीएफ ले ली, ये ले लिया, डाउनलोड कर लिया, ये सो, ये नहीं भैया। मटेरियल इकट्ठा करने वाला है, पढ़ते हुए लिखते हुए उनको इकट्ठा कर लीजिए, और अप्रैल के बाद फिर उनको उन्हीं को फिल्टर करते हुए जाना है। पढ़ना है, फिल्टर मतलब जो अनावश्यक चीजें लग रही है, गैर जरूरी चीजें लग रही है, तो उनको हटाते जाइएगा, ठीक है ना। तो 15 अप्रैल से लेकर वो कार्यक्रम चालू करेंगे। 2 महीने में पढ़ना, रिवीजन सारा बहुत शानदार हो जाएगा, और टेस्ट पेपर देते जाइए। टेस्ट पेपर तो अभी भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय और ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। तरीके बता रहा हूं केवल, है ना, बाकी तो पेपर आपको देना है अच्छे से। राजस्थान में किसी प्रभावशाली राज्य राजनीतिक दल के अभाव की परिघटना का विश्लेषण। पिछली बार आया था कि 98 से राजस्थान में द्विदलीय राजनीति स्थायी क्यों हो गई। इस बार पूछा गया राजस्थान में किसी प्रभावशाली राज्य राजनीतिक दल के अभाव की जो परिघटना है उसका विश्लेषण करना है कि भाई राजस्थान में ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी उत्पन्न नहीं हुई, प्रस्तुति। तो मैंने आपको कहा कि राजस्थान का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, केवल डेटा बेस्ड क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, आंकड़ों को तो रखना पड़ेगा, अन्यथा राजस्थान की राजनीति को लेकर 1-1.5 घंटे क्लास लूंगा, उसको अच्छे से देख लेना। उसमें पूरे इसके फैक्टर्स बता दूंगा कि राजस्थान की राजनीति कैसे निर्धारित हुई है, क्या सोशल फैक्टर हैं, क्या कल्चरल फैक्टर हैं, क्या उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, क्या उसकी दलीय प्रणाली रही है, ठीक है, कैसे केंद्र से निर्देशित हुई है, कैसे घटनाक्रमों से निर्देशित हुई है, कैसे नेतृत्व का प्रभाव रहा है। जैसे राजस्थान की राजनीति में मोहनलाल सुखाड़िया एक ऐसा नाम है जिन्होंने 17 साल तक राजस्थान की राजनीति को शेप दी, आकार देने में बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई उन्होंने, ठीक है। राजस्थान की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस, इन दो दलों की अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका रही है, ठीक है। अभी राजस्थान की राजनीति में कई महत्वपूर्ण प्रकार के नेतृत्व जो है इस समय लगातार हमको दिखाई दे रहे हैं। और फिर राजस्थान की राजनीति में जाति का जो फैक्टर है बड़ा महत्वपूर्ण, धर्म का फैक्टर भी देखा गया, ठीक है। तो और कुछ घटनाक्रम, कोई नवाचार हुए हैं, उनका एक महत्व देखा गया। कोई घटनाक्रम हो गए, अगर मान लीजिए किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो गए, या किसी प्रकार के संस्थाओं से रिलेटेड हो गए, भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो गए, महंगाई से रिलेटेड हो गए, उसका बड़ा प्रभाव रहा। तो राजस्थान का वो जब मैटर होगा तो आप इसको लिख पाएंगे कि भाई किन कारणों से। मैंने अभी कहा कि इसका आंसर भी मैं लिख सकता हूँ पूरा का पूरा ना, 10 लाइन में, 12 लाइन में आंसर है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कहा अभी ये तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि रिपीट हो, इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करें कि उसका जो बेसिक चीज है वो हम याद रखेंगे। मैं मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, समझा दूंगा उसको अच्छे से। भारत यूरोपीय संघ संबंधों में ब्रेक्जिट के प्रभाव, अब पुराना हो गया ये, 2016 से ब्रेक्जिट की व्यवस्था चली थी, 2020 तक चली, ठीक है ना। 2016 से 2020 तक ब्रेक्जिट का जो संदर्भ है वो चला था, और
ब्रिटेन अलग ब्रेग्जिट से, ठीक है। अब उसके भारत पर असर प्रभाव, तो प्रभाव पूछे तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव ले सकते हैं। इसमें ये हुआ कि जैसे ब्रिटेन वहां से निकला तो निश्चित रूप से उस दौर में सेंसेक्स निफ्टी की गिरावट हो सकती है, मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो स्थिति, मुद्रा के मूल्य में कमी, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां जो अब तक ब्रिटेन के माध्यम से यूरोपीय संघ में एंट्री कर रही थी, अब उनको नए सिरे से अपनी यूरोपीय संघ में जमीन तलाशनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनके खर्चे बढ़ेंगे, एक तरफ ब्रिटेन के साथ व्यापार, एक तरफ यूरोपीय संघ के साथ अलग व्यापार हो जाएगा, तो नए प्रकार के नॉर्म्स होंगे, नए कर्मचारी भर्ती होंगे, नए जो है वहां अपने कार्यालय खोलने पड़ेंगे, नया वहां खर्च हो सकेगा। सकारात्मकता ये हो गई कि ब्रिटेन जो है भारत के साथ द्विपक्षीय जो संबंध है वो ज्यादा फ्री होकर काम कर सकेगा। यूरोपीय संघ में ब्रिटेन हमारा हमेशा से महत्वपूर्ण पार्टनर रहा, वैसे फ्रांस और जर्मनी भी रहे, लेकिन ब्रिटेन हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है, तो ब्रिटेन के साथ हम अब और भी मुक्त होकर व्यापार कर सकते हैं। ब्रिटेन कोई भी डिसीजन अगर भारत के संदर्भ में नीतिगत डिसीजन लेता है तो उसमें उसे यूरोपीय संघ के नियमों को मानने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और भारत भी जो है हो सकता है कि ब्रिटेन के प्रभाव, ब्रिटेन के किसी प्रकार की जो एक हम कहते हैं ऑब्लिगेशन, उन ऑब्लिगेशन की वजह से यूरोपीय संघ से अगर कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा था तो वो भी संबंध स्थापित कर पाएगा, ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, अब बहुत पुराना हो गया, अब तो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन भारत और यूरोपीय संघ का जो संबंध है एस्टेब्लिशमेंट से लेकर वर्तमान तक आईआर में हम पढ़ते रटते हैं, 1-1.5 पेज का उसका आंसर हम तैयार करते हैं, रट डालिए, उसका करंट संदर्भ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। फिर हाँ, ये तो अभी काफी दिन से चल रहा है, देख रहे होंगे वो क्या एक्चुअली कोर्स बहुत अच्छा है, डिटेल भी है और गंभीरता भी है कोर्स की, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है तैयार करने में, अब तक आ जाना चाहिए था, मैं थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और इसलिए मैंने कहा है आपको कि कोर्स अभी आप कहीं से भी ले रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। मैं जो कोर्स लेकर आऊंगा पॉलिटी आईआर का, वो बहुत 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 शानदार होगा और बहुत ही, उसको हमारी टेक्निकल टीम को बोल दिया कि इस कोर्स को बहुत 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 बिल्कुल एक सामान्य प्राइस रख दीजिएगा, सामान्य ऐसी जो आप मतलब कोई सामान्य रूप से इतना महत्वपूर्ण थर्ड पेपर के फर्स्ट पेपर की जो 75 नंबर की पूरी तैयारी है पॉलिटी आईआर की, उसमें इतनी सामान्य से हम कीमत रख देंगे उसकी कि अगर कोई आपने कोर्स ले भी रखे हैं, कहीं से कोचिंग वगैरह एडमिशन ले रखा है, उस कोर्स की कीमत से, इस कोर्स की कीमत से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेन बात है कि इसमें जो दिया जाएगा उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेरा मार्गदर्शन भी रहेगा इसमें कोर्स में, और वीडियो क्लासेस होंगी, ई नोट्स होंगे, ठीक है, तो वो तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से जो है, ये आज करीब 40-41 मिनट हो गए हैं, कल मैं बात करूंगा 2021 वाली क्लास की, 2021 वाले पेपर का। एक विशेष ध्यान रखिए, कल मैंने बनाया था एक वीडियो जिसमें 5 महत्वपूर्ण बातें, अगले 100 डेज तक उनसे दूर रहना, उन 5 महत्वपूर्ण बातों से, वो जरूर देख लीजिए। 4-4.5 मिनट में मैंने बात खत्म करी है, मोटिवेशनल है, मैं मोटिवेशनल ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पढ़ाई की बात करता हूँ, लेकिन कल मैंने मोटिवेशनल बात की है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 4-4.5 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मिलता हूं आप सभी से कल 2021 वाले पेपर सॉल्यूशन में। नमस्कार, धन्यवाद।